Hello everyone, a very good evening to all my viewers and to all my wonderful students. Guys, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ इस वीडियो में ये माइनर लॉज जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसके एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा आज आपके साथ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आप सब लोग जानते होंगे। इसमें अनपेड सेलर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अनपेड सेलर से आप बहुत बार क्वेश्चंस आपको मिले होंगे एग्जाम में, चाहे वो अनपेड सेलर का डेफिनेशन पूछा गया हो या फिर अनपेड सेलर के रेमेडीज़ के बारे में, राइट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला गया हो, अलग अलग सवाल मिले होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि अनपेड सेलर होता कौन है, अनपेड सेलर को डिफाइन कहाँ किया गया है, अनपेड सेलर के डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि अनपेड सेलर किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के किस सेक्शन में अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है। तो आप सब लोग जानते होंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव आंसर है कि सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 45 में जब इसको डिफाइन किया गया तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि अनपेड सेलर एक्चुअल में द टर्म इटसेल्फ सजेस्ट एंड टर्म इटसेल्फ गिव्स यू द मीनिंग कि जिसको पेमेंट नहीं किया गया है, द पर्सन हु हैज नॉट बीन पेड, द पर्सन जिसको जितने पैसे मिलने चाहिए थे, अगर टूटे फूटे शब्दों में कहो तो उसको वो पैसे नहीं मिले, उसका पेमेंट हुआ ही नहीं, तो ही इज द अनपेड सेलर। तो इसको जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 45 में, दो क्लॉज में डिफाइन किया गया है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। तो मेजर है क्लॉज 1। क्लॉज 1 में दो सब क्लॉजेज हैं, सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी। राइट। तो अभी सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है और सेक्शन 45 क्लॉज 1 में यह बताया गया है कि सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। अब कब, कौन से सिचुएशन में? अब दो क्लॉज आपको देता हूं। सब क्लॉज है, सब क्लॉज ए है जिसमें यह कहा जा रहा है कि व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, मतलब कि पूरा का पूरा प्राइस पे नहीं किया गया है। When the whole of the price has not been paid or tendered, मतलब कि जो सेलर है उसको पूरा का पूरा जितना भी उन्होंने सामने वाले को दिया उसके इन लीव ऑफ, उसके बदले में उसको एक भी पैसा नहीं दिया गया। द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। इसके बाद आई थिंक ये आप काफी क्लियर समझ रहे होंगे। पहला वाला एकदम आउटराइटली कह रहा है कि when the whole of the price has not been paid or tendered, पूरा का पूरा प्राइस पे नहीं किया गया है या उसको टेंडर नहीं किया गया है। दूसरा है कि when a bill of exchange, ध्यान से सुनना, when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received, और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब सारे तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो चेक हो या डीडी हो, कुछ भी, किसी भी तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट, राइट, हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट एंड ऑन द कंडीशन ऑन विच इट वाज रिसीव्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय रीजन ऑफ डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज। आई एक्सप्लेन इट बिफोर यू कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसको समझिएगा कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड, अगर चेक दिया गया या डीडी दिया गया या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया, इट हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट, एक कंडीशनल पेमेंट के रूप में ये रिसीव किया गया है, बट द कंडीशन अपॉन विच इट हैज बीन रिसीव्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, मतलब जिस कंडीशन पर रिसीव किया गया उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया। कैसे? बाय डिसऑनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज, मतलब कि चेक
आप था, चेक बाउंस कर गया, जिस कंडीशन पे रिसीव किए कि भैया इतने दिन में ये चेक से पैसा निकलेगा, लेकिन चेक से पैसा निकालने गए तो चेक बाउंस कर गया, मतलब कि चेक मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो डिजॉनर्ड, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेक्शन जो सब क्लॉज बी है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है समझना, डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट, मतलब कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया गया है एक कंडीशनल पेमेंट के तौर पे, बट द कंडीशन अपॉन विच इट हैज बीन रिसीव्ड, बट द कंडीशन अपॉन विच इट हैज बीन रिसीव्ड, जिस कंडीशन पर रिसीव किया गया है दैट कंडीशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, दैट कंडीशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट, क्योंकि द चेक द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज डिजॉनर्ड, वो फुलफिल नहीं हो पाया क्योंकि चेक डिजॉनर हो गया, चेक बाउंस कर गया, राइट। तो ये अनपेड सेलर के ये दो क्लॉज 1 में सब क्लॉज ए और बी को ये डिफाइन किया गया है। और ये जो इसका क्लॉज 2 है इसमें कह रहे हैं कि सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन, ध्यान सुना, क्लॉज 2 में सेलर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया है कि सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर, राइट। सेलर कौन है? तो सेलर वो कोई भी इंसान है हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर। और इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एजेंट और कंसाइनर भी सेलर है, एजेंट और कंसाइनर भी सेलर है। और ऊपर में आपको बता ही दिए कि अनपेड सेलर कब होगा। अनपेड सेलर तब होगा जब पैसा या तो पूरा का पूरा नहीं पे किया गया, या तो बिल ऑफ, दूसरा वाला है बिल ऑफ एक्सचेंज, या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया गया कंडीशनल पेमेंट के तौर पर, लेकिन कंडीशनल पेमेंट के तौर पर रिसीव किए जाने के बाद भी जिस कंडीशन के ऊपर रिसीव किया गया था उसको फुलफिल नहीं किया गया क्योंकि चेक डिजॉनर हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिजॉनर हो गया, मतलब बाउंस कर गया, तो जो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुआ तो अनपेड सेलर रह गए, राइट। तो यही सेक्शन 45 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बताया गया है, दिखाया गया है। कल हम लोग माइनर लॉज के किसी और वीडियो पे में मिलेंगे और आपको कुछ और तरह के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट। हमारे चैनल पे आप बने रहिए इसी तरह के रेलेवेंट कंटेंट से जुड़े रहने के लिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then do like it, share it और subscribe it. Thank you everyone for watching. जय हिंद, जय श्री राम।